हाय दोस्तों, कैसे हो सब लोग स्टूडेंट्स। आई होप बढ़िया ही होंगे। वैसे बढ़िया रहने वाला माहौल चल नहीं रहा पर रहना पड़ता है। तो जो ये लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है सॉलिड स्टेट का और ये लेक्चर नंबर 14 है। पिछले 13 लेक्चर आपको देख लेने चाहिए या देख लिए होंगे, तभी ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, 90% समझ में आ जाएंगी, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स जो हैं वो आपको पिछले 13 लेक्चर से ही समझ में आएंगे। आप उनको देखिए, समझिए, फिर यहाँ आइए। नहीं तो बोर्ड लेवल या फिर 90% तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने इनसे समझ गए होंगे। टॉपिक जो मेन है वो है डिफेक्ट इन सॉलिड और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, क्योंकि चल भी क्या रहा है बच्चों, सॉलिड स्टेट। तो जाओ चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट इन सॉलिड तो होता क्या है, पहले इसको समझिए। जब भी कोई सॉलिड बनता है ना, तो बनने के दौरान जिस चीज में, जिस सांचे में डालकर उसको जमाया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसको सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में लाया जाता है, उसमें पहले से ही या तो उसमें ही गड़बड़ होगी, उसके सांचे में उसमें पहले से इम्प्योरिटी होगी, गंदगी होगी जो ट्रैप हो जाएगी सॉलिड के अंदर, या फिर हमसे जल्दबाजी में जल्दी जल्दी में बनाने के कारण भी गलती हो सकती है। तो जब भी किसी सॉलिड को बहुत जल्दी में बनाया जाता है तो वो क्रिस्टलाइन ना बनके एमोर्फस बनता है। जैसे कि ग्लास एक बार सांचे में डाला, झट से ठंडा कर दिया, आइसक्रीम, ठीक है, वो एमोर्फस ही बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर किसी भी सॉलिड को जितना धीरे धीरे करके जमाया जाएगा, जितना धीरे धीरे करके सॉलिड किया जाए, किसी भी लिक्विड को जितना जल्दी जल्दी, जितना धीरे धीरे करके जमाया जाएगा, वो उतना ही अच्छा सॉलिड बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। तो हमसे की गई जल्दबाजी, सांचे में पड़ी हुई पहले से ही इम्प्योरिटी और द वे ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड को ढंग से नहीं समझ पाने की वजह से सॉलिड में डिफेक्ट आ जाता है, उसमें इम्प्योरिटी आ जाती है। तो डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा, डिफेक्ट इन सॉलिड, द इम्परफेक्शन, परफेक्ट नहीं हुआ, विच इज अराइजेस, जो अराइज होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, वो इम्परफेक्शन जो सॉलिड में फॉर्मेशन के दौरान अराइज होता है, क्या कहलाता है, डिफेक्ट इन सॉलिड। अब डिफेक्ट इन सॉलिड आगे दो टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला है एटॉमिक सॉलिड, इसको हम पॉइंट सॉलिड, एक है एटॉमिक डिफेक्ट, इसे हम पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं। पॉइंट आपको पता है, मैंने लैटिस पॉइंट माना था एटम को, ये आपको पता है, फंडामेंटल पार्टिकल को मैंने पॉइंट माना था। अब इसके भी दो पार्ट हैं, खुद पॉइंट डिफेक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है और दूसरा है लाइन डिफेक्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अगला है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसको आप ऐसे समझिए कि इसका फर्क सीधा सीधा कंडक्टिविटी पे पड़ता है। कि हो सकता है कि कोई सॉलिड एक फिक्स टेम्परेचर पर प्योर कंडीशन में कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, वो फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें जब इंप्योरिटी पैदा कर देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी उस फिक्स टेम्परेचर पर बढ़ जाती है। अब ये किस में पाई जाती है, सेमीकंडक्टर में पाई जाती है। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनमें से एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और पी टाइप के सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। भैया इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट पाया जाता है सेमीकंडक्टर्स में, तो मैंने अगर समझा दिया कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट भी समझा दूंगा और उसके टाइप भी बता दूंगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर तो होते हैं इस डिफेक्ट की वजह से और पी टाइप सेमीकंडक्टर भी होते हैं इस डिफेक्ट की वजह से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट। देखिए, अगर इम्परफेक्शन के दौरान, जैसे ये एक टाइप का अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट के दौरान एक पार्टिकल यहां से गायब हो गया, तो जो परफेक्शन हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला, यहां से पार्टिकल गायब हो गया। तो जहां से पार्टिकल गायब हुआ है हम उसे पॉइंट बोल सकते हैं कि हाँ भाई एक पॉइंट में गड़बड़ आ गई है, एक एटम में गड़बड़ आ गई है, इसलिए इसे अपन बोल सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट। अगर गड़बड़ पूरी की पूरी लाइन में आ जाएगी, पूरी की
पूरी लाइन गायब हो जाए, या फिर इस लाइन के हटने के बाद कुछ अलग टाइप के पार्टिकल बीच में आ जाए, तो उसे बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। पूरी की पूरी लाइन ही गड़बड़ कर जाए तो लाइन डिफेक्ट, और या फिर एक दो पार्टिकल इधर उधर गड़बड़ हो तो पॉइंट डिफेक्ट। अब आके पॉइंट डिफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। एक तो मैंने कहा कि जहां पर सारे पार्टिकल लगे हुए थे उस जगह से एक पार्टिकल निकल गया, तो इसे अपन बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? वैकेंसी पैदा हो जाना, या एम्प्टी पैदा होना, या कैविटी पैदा हो जाना, तो इसे अपन बोलेंगे यहाँ पे जो डिफेक्ट पैदा हुआ है वैकेंसी डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन हो जाएगी, इफ अ एटम और द लैटिस पॉइंट इज मिसिंग और पार्टिकल इज टेक प्लेस इन इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ सॉलिड, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। तो आपने कहा, आप ये कहोगे सर आपने वैकेंसी तो बता दिया, कैविटी तो बता दिया, ये इंटरस्टिशियल क्या है इसको समझिए, समझो। जैसे इसको एक बार देख लो, या फिर मैं इसको साफ कर रहा हूं। जैसे ये एक सॉलिड है, इसमें एक बड़ा पार्टिकल है, एक छोटा पार्टिकल, फिर एक बड़ा पार्टिकल, एक छोटा, फिर एक बड़ा पार्टिकल, फिर एक छोटा। इस तरीके से मैंने यहां पे अरेंजमेंट दिखाई है, ठीक है। अब सपोज ये छोटा वाला पार्टिकल ये सोचता है कि इनके बीच में उतनी जगह है कि मैं अपनी इस जगह को छोड़कर यहां फंस जाऊं, इसको लगे कि मैं यहां चला जाऊं, इसको लगे कि मैं यहां चला जाऊं, और उस जगह पर वैकेंसी आ जाए। तो इसमें क्या हुआ है, पार्टिकल अपनी जगह से सॉलिड के अंदर ही इंटरस्टिशियल मतलब अंदर की जगह में, अंदर की कैविटी में आ जाए, तब उसे अपन बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो भैया पॉइंट डिफेक्ट क्या है कि जब भी किसी पूरे सॉलिड में पार्टिकल कंप्लीटली बाहर आ जाए, या फिर साइज में डिफरेंस होने के कारण पार्टिकल सॉलिड के अंदर ही उपस्थित जगह में जाके बैठ जाए, तो उसे बोलेंगे अपन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दोनों पार्ट हैं किसके? पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। तो इफ पार्टिकल goes from solid and represent vacancy on its place, then it is called vacancy point defect. And if particle due to the size difference, मतलब पार्टिकल A और B है, या फिर ये वाली डिफेक्ट ज्यादातर किसमें पाई जाएगी? कैटायन और एनायन, मतलब आयनिक सॉलिड में, मतलब कैटायन और आयनिक के साइज में ज्यादा डिफरेंस हुआ, छोटा वाला पार्टिकल बीच में आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएगा, तो इसे अपन बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। ये दोनों शब्द एक दूसरे में मिले हुए हैं, तो आप इधर ऐसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो पहले अपन और ज्यादा पहले पॉइंट डिफेक्ट की या एटॉमिक डिफेक्ट को और ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक पे आएंगे। तो हम आगे और एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या क्या इसके अंदर आता है, इसको अपन समझते हैं। तो दोबारा अभी अगर हम बात करें कि डिफेक्ट इन सॉलिड अराइजेस ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड में कमी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड में तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे इक्विपमेंट के द्वारा, या तुम्हारी किस्मत के द्वारा, अपने आप नहीं, तुमने बहुत मेहनत की फिर भी डिफेक्ट आ गया, जो गड़बड़ पैदा होती है ना, उसे हम बोलेंगे डिफेक्ट, ठीक है। वो डिफेक्ट आगे दो टाइप का रहेगा, एटॉमिक डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। एक वो डिफेक्ट कि एटम या तो बिल्कुल बाहर चला जाए, या एक एटम इंटरनल साइड में कहीं जाके बैठ जाए अपनी जगह को छोड़कर, ये दोनों के दोनों होंगे पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट के साथ ही एक और लाइन चलती है कि लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट अपने सिलेबस में नहीं है, तो लाइन डिफेक्ट के बारे में सिर्फ ये कहा जाता है कि सिर्फ पॉइंट नहीं, ग्रुप ऑफ पॉइंट एक लाइन से, एक रो से, एक कॉलम से ही गायब हो जाए, या इधर से उठ के नीचे आ जाए, मतलब यहाँ पे जमे हुए अपनी जगह छोड़ के बीच बाच में कहीं फंस गए, तो पूरी की पूरी लाइन में डिफेक्ट आ जाए, तो उसे बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो अब लाइन को अलग कर दो, लाइन अपने में नहीं है, पॉइंट पे ध्यान दो। तो पॉइंट डिफेक्ट, द डिफेक्ट व्हिच इज अराइजेस ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ पार्टिकल एंड इंटरस्टिशियल
ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ऑफ पार्टिकल, मतलब या तो वैकेंसी डिफेक्ट के कारण जनरेट होती है या इंटरस्टिशियल के कारण डिफेक्ट होती है। वैकेंसी में कुछ नहीं है, पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के चला गया। इंटरस्टिशियल में जब भी साइज का डिफरेंस होगा, छोटे बड़े पार्टिकल होंगे। अब इसमें क्या होगा, सारे साइज बराबर है, तो ये पार्टिकल के लिए जगह ही नहीं बचेगी। लग ऐसा रहा मैंने अभी जगह बनाई है, लेकिन ये पार्टिकल इतने पास है कि जगह ही नहीं बनेगी। लेकिन अगर एक छोटा पार्टिकल एक बड़ा पार्टिकल हुआ, आप इसको देखिए, तो यहाँ पे कहीं पे आगे जाके जगह जनरेट होती है। पार्टिकल इतना छोटा है कि कहीं भी जाके अपनी जगह को छोड़ के कहीं और बीच में फंस जाता है। समझ में आ रहा है? तो उसे बोलेंगे अपन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक पे नहीं आएंगे, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, किसको, पॉइंट डिफेक्ट को। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन भैया पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट, ये हो गया। तो इसके दो पार्ट थे, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल। ये कब रिप्रेजेंट होगा, जब साइज सेम होगी और पार्टिकल बीच में नहीं जा सकता, सीधा भागेगा, जाएगा। ये कब जनरेट होगा, जब साइज में डिफरेंस होगा। अब इसको एक पार्टिसिपेट एक और पार्ट में बदला गया है। भाई ये तो है ही, ये पार्ट तो होता ही है किसके, पॉइंट डिफेक्ट के या एटॉमिक डिफेक्ट के। इसको एक और क्लासिफिकेशन, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, सेकंड क्लासिफिकेशन है कि ये दो टाइप के और होंगे। एक होगा स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, एक होगा नॉन स्टोइकोमेट्री। अब स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट को समझो, मतलब कि मेरे पास NaCl है और यहां पर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल, और यहां पर ऐसा हुआ कि एक Na और एक Cl चला गया, तो अब कितने रह गए, 99 और 99। पहले कितने थे, 100 और 100। अगर आप रेशो लोगे तो 1:1। अभी भी रेशो कितना है, 1:1। लेकिन पूरे NaCl के सॉलिड में से एक Na और एक Cl अपनी जगह छोड़ के चले गए। जैसे ये अब अगर मैं सॉलिड बनाऊं NaCl का, तो ये Cl हो गया, ये Na हो गया, 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 ये Cl। अब ये और ये जगह छोड़ गया, एक Na और एक Cl जगह छोड़ गए। तो यहाँ एक वैकेंसी डिफेक्ट है या नहीं है? लेकिन ये वैकेंसी डिफेक्ट कैसा है, जिसमें कैटायन और एनायन बराबर मात्रा में गए और जो उनके पार्टिकल का जो रेशो है वो अभी भी 1:1 है और बाद में भी 1:1 है, जिसकी वजह से NaCl का फॉर्मूला NaCl ही बना हुआ है। तो ये जो डिफेक्ट आएगा, ये जो वैकेंसी डिफेक्ट आएगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, स्टोइकोमेट्री वैकेंसी डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है। अब दूसरी बात, सपोज मेरे पास FeO है, फेरस ऑक्साइड, ये 100 है और ये 100 है, लेकिन अब डिफेक्ट चालू हुआ, डिफेक्ट हो गया। इसमें क्या हुआ कि Fe तो 99 रह गए और ऑक्सीजन अभी भी 100 है। तो अब रेशो क्या होगा, 99/100 होगा, जो कि 1:1 नहीं आएगा। मतलब यहां जो रेशो है वो पहले जैसा नहीं था। तो अगर रेशो सेम नहीं रह जाता
और मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो अब ये होगा 0.99O1। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है जो कि सेम नहीं रहा, सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ नहीं रहे, या फिर कैटायन और एनायन का रेशो मिलके 1:1 के हिसाब से ना बैठे, तो इसे बोलेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब वैकेंसी तो हुई है लेकिन सिर्फ कैटायन गया है, एनायन नहीं गया, तो वहां पर जो जनरेट हुई है वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। मतलब एटॉमिक डिफेक्ट दो टाइप का, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल। हो सकता है कि वैकेंसी डिफेक्ट दो टाइप के हो जाए, एक स्टोइकोमेट्रिक और एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक। अब स्टोइकोमेट्रिक क्या होगा जिसमें कैटायन और एनायन दोनों संग जाए, और नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्या होगा सिर्फ कैटायन जाए या सिर्फ एनायन जाए। समझ में आ गया? अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक में क्या होगा, अगर सिर्फ कैटायन गया मतलब प्लस गया तो नेगेटिव बढ़ जाएगा, तो उसे बोलेंगे मेटल डेफिशिएंट। भाई मेटल कम हो गई तो उसे बोलेंगे मेटल डेफिशिएंट। और सपोज आयरन तो 100 होता और ऑक्सीजन चला जाता, तो ज्यादा कौन हो गया इस बार, मेटल ज्यादा हो गई, तो उसे बोलेंगे मेटल एक्सिस। मतलब अगर पॉइंट डिफेक्ट नॉन स्टोइकोमेट्रिक है तो इसके दो पार्ट है, या तो मेटल ज्यादा है इसे बोलेंगे मेटल एक्सिस, या मेटल कम है इसे बोलेंगे मेटल डेफिशिएंट या एनाइन एक्सिस। ओके, अब स्टोइकोमेट्री दो टाइप के होंगे आगे जाके, एक होगा शॉर्टकी और एक होगा फ्रैंकल। दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट अराइजेस होता है एटम के या तो गायब होने से या इंटरस्टिशियल साइड में आते, उसकी वजह से दो और पार्टिसिपेशन हो गए, एक मतलब दो और पर्टिकुलर चीज निकल के आ गई अलग अलग। वैकेंसी डिफेक्ट जब पार्टिकल बाहर जाए, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जब पार्टिकल अपने ही जगह पर रह जाए, मतलब वो अंदर ही लेकिन अपनी जगह छोड़कर कहीं और चला जाए। ये क्लासिफिकेशन फर्स्ट हो गया। अब हो सकता है कि वैकेंसी डिफेक्ट है, पर ये वैकेंसी डिफेक्ट भी दो तरीके से हो सकती है कि पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं कि कैटायन एनायन दोनों चले जाए, तो जो रेशो है वो सेम बना रहेगा, स्टोइकोमेट्रिक सेम बनी रहेगी, NaCl बना रहेगा। ठीक है, अगर एक कैटायन और एक एनायन में से कैटायन चला जाए तो यहाँ पे अब स्टोइकोमेट्रिक सेम नहीं है, देखो 0.99 और एक है, रेशो 1:1 भी नहीं आ रहा। भाई यही तो, या तो दोनों जाए या कैटायन जाए एनायन जाए, अगर दोनों संग चले गए तो स्टोइकोमेट्रिक, अगर सिर्फ कैटायन गया तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक, या सिर्फ एनायन गया तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक। अब सिर्फ कैटायन गया तो एनायन बढ़ जाएगा, तो उसे बोलेंगे मेटल डेफिशिएंट, मेटल की कमी हो गई ना इधर। और अब अगर एनायन गया तो मेटल एक्सिस, क्योंकि मेटल बढ़ गया ना इधर। आई या नहीं आई बात समझ में? तो इसे बोलेंगे अपन मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंट। अब हम इनको भी मतलब अब हमारे चार क्लासिफिकेशन और निकले, मतलब चार पार्ट और निकले। पहले दो पार्ट निकले, इनके हर एक के एक पार्ट निकल सकता है, ऐसा नहीं इंटरस्टिशियल में स्टोइकोमेट्रिक नहीं पाई जाती, इंटरस्टिशियल में भी स्टोइकोमेट्रिक हो सकती है, और इंटरस्टिशियल में कभी भी नॉन स्टोइकोमेट्रिक नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल बाहर जाएगा ही नहीं, आ रहा है नहीं, स्टोइकोमेट्री ही होगी किसमें, इंटरस्टिशियल में। ठीक है, तो हम ये कहेंगे वैकेंसी के दो पार्ट हो सकते हैं आगे जाके, स्टोइकोमेट्रिक वैकेंसी और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट वैकेंसी। इसकी हमेशा कैसी होगी, स्टोइकोमेट्रिक, क्योंकि पार्टिकल बाहर जाएगा नहीं, वैकेंसी पैदा ही नहीं होगी, और वैकेंसी पैदा नहीं होगी तो पार्टिकल वहीं का वहीं अंदर ही अंदर रहेगा, तो क्या बनी रहेगी, स्टोइकोमेट्रिक। तो भैया वैकेंसी अगर स्टोइकोमेट्री है तो दो पार्ट, शॉर्टकी और फ्रैंकल, और वैकेंसी अगर नॉन स्टोइकोमेट्री है तो दो पार्ट, मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंट। तो अब हमें जो चार पार्ट पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं शॉर्टकी। स्टार्ट करते हैं थोड़ा और डीप में जाके पढ़ने की, कौन से वाले, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की डेफिनेशन है द डिफेक्ट व्हिच इज डोंट डिस्टर्ब, डिफेक्ट होगा पर डिस्टर्ब नहीं करेगा, द स्टोइकोमेट्री ऑफ कंपाउंड या सॉलिड कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब रेशो जो है वो पहले भी 1:1 होना चाहिए कैटायन और एनायन का। याद रखना, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट ज्यादातर आयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं, तो रेशो जो है वो क्या रहना चाहिए,
इक्वल रहने चाहिए डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद, मैंने अभी भी जस्ट बताया। अब इसके जो दो पार्ट है वो एक तो है शॉर्ट की डिफेक्ट। अब मैंने आपको बताया था 4 पार्ट होंगे, मतलब स्टोइकोमेट्रिक के 2 पार्ट और नॉन स्टोइकोमेट्रिक के 2 पार्ट। स्टोइकोमेट्रिक के 2 पार्ट में से पहला है शॉर्ट की डिफेक्ट और दूसरा है फ्रेंकल डिफेक्ट। अब शॉर्ट की डिफेक्ट कैसे काम करती है कि इसकी एक ट्रिक है, वैसे तो भूल जाओगे, कि शॉर्ट की शॉर्टेज, कमी आना। तो पार्टिकल अगर कमी आएगी, पार्टिकल्स में कमी आ जाएगी, शॉर्टेज पड़ेगी, तो कब आएगी? इंटरस्टिशियल में आएगी या वैकेंसी में आएगी? इंटरस्टिशियल में तो पार्टिकल कहीं जाता ही नहीं है, सॉलिड के अंदर ही रहता है, तो शॉर्टेज तो नहीं हुई। कहां पर ये देखा जाएगा? जहां पर वैकेंसी होगी, क्योंकि पार्टिकल बाहर चला जाता है, सॉलिड की डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि मास बाहर चला गया। तो नाउ द शॉर्ट की डिफेक्ट इज टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन इसके दौरान क्या चीज होनी चाहिए? होनी ये चाहिए कि क्या बनी रहनी चाहिए? स्टोइकोमेट्री एज इट इज बनी रहनी चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल ये हो जाएगा कि अगर मैंने NaCl में एक ऐसे ब्लॉक ले लिया, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl पता है, क्लोरीन आयन पूरा सॉलिड बनाएगा FCC क्रिस्टल लैटिस के जरिए, और Na रहेगा हर एज के सेंटर पर और एक बॉडी सेंटर पर, मतलब बोले तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ठीक है, तो ये एक बड़ा पार्टिकल Cl का हो गया, फिर एक छोटा पार्टिकल किसका हो गया? Na का, फिर एक बड़ा पार्टिकल किसका हो गया? Cl का, और फिर ये किसका हो गया? Na का, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl, क्योंकि ये Na है, ये Cl, ये Na, ये Cl, ये Na और ये Cl। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से क्या है कि एक Na और एक Cl चला जाता है, तो दोनों बराबर मात्रा में गए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? शॉर्ट की डिफेक्ट। अब किसी भी डिफेक्ट के दौरान चार्ज की न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संग गए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संग गए, तो बचे हुए पॉजिटिव नेगेटिव की संख्या समान होगी या नहीं होगी? मतलब बराबर होगी, पहले जितनी तो नहीं होगी पर बराबर होगी, जितने कैटायन उतने एनायन। तो ये चीज अपन को याद रखनी है। इसमें भले ही हमको ज्यादा Na दिख रहे हो, लेकिन आगे Cl ज्यादा देख रहे हो, पर आगे और Na है, क्योंकि 9 में से तो 5 और 4 का रेशो बनेगा, तो 10 बनाता, तो अभी 4 Na और 4 Cl बच जाते। ठीक है, तो शॉर्ट की डिफेक्ट होगी। अब शॉर्ट की डिफेक्ट की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है कि साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन should be almost same। अब इसका क्या मतलब है कि भैया वैकेंसी डिफेक्ट की जगह यहां पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाता अगर Na का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता, किसकी तुलना में? Cl की तुलना में। क्यों? क्योंकि अगर Na बहुत छोटा होता, सपोज Na बहुत छोटा है, ऐसा है, तो इस Na को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, Na इसके बीच में आ सकता है, यहाँ पे Na कहीं यहाँ आ सकता है, तो इंटरस्टिशियल जगह पे आ सकता है, लेकिन उसके लिए एक का साइज बहुत छोटा होना चाहिए और एक का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। लेकिन शॉर्ट की डिफेक्ट में क्योंकि वैकेंसी होती है, और वैकेंसी सिर्फ कब देखी जाएगी? जब कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। तो पहली शर्त है कि कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंस तो होगा ही, नो डाउट, लेकिन कैसा होना चाहिए? ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो एक Na और एक Cl को गायब कर दिया। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है क्या होना चाहिए कि पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए। ये क्या बात हुई?
क्यों? क्योंकि सपोज वॉइड में कौन जाएगा? Na, वॉइड में Na जाएगा, और वॉइड का पार्टिकल जितना ज्यादा बड़ा होगा, याद है, स्मॉल आर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये मैंने अपन ने प्रूफ भी किया जब अपन R/R का रेशो निकाल रहे थे। तो हम ये कहेंगे कि जितना ज्यादा वॉइड का पार्टिकल बड़ा होगा उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो डेफिनेटली यहां पर हम कह सकते हैं कि शॉर्टकीट इफेक्ट में, क्योंकि कैटायन और एनायन का साइज लगभग सेम होता है, इसका मतलब कैटायन बड़ा है। अगर कैटायन बड़ा है तो जो कैटायन वॉइड में जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि कह दिया कि जो पार्टिकल जितना बड़ा होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज्यादा होगा। तो ये खत्म होता है अपना शॉर्टकीट डिफेक्ट। तो सीधी सी बात है कि शॉर्टकीट डिफेक्ट इज द टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें जितने कैटायन है उतने एनायन होंगे, बराबर होंगे, मतलब जितने कैटायन उतने एनायन का मतलब ये नहीं कि पहले 10-10 थे तो बाद में भी 10-10 होंगे, हो सकता है बाद में 9-9 हो, पर रेशो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, 1:1। ठीक है। फिर इसकी जो शर्त है वो ये है कि वॉइड का पार्टिकल काफी बड़ा होना चाहिए। अगर वॉइड का पार्टिकल बड़ा होगा तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, और अगर वो बड़ा होगा तो कैटायन और एनायन के बीच का साइज का डिफरेंस कम होगा। अब आपको एग्जांपल याद रखने हैं। एग्जांपल है KCl, NaCl, KBr और CsCl। और एक ये जो एग्जांपल है AgBr, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि ये AgBr का एग्जांपल फ्रैंकल में भी आता है और शॉर्टकी में भी आता है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, याद रखना, ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर, साइज में डिफरेंस कम होना चाहिए। और एग्जांपल है आपके KCl, NaCl, KBr और AgBr। अगला है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, दोनों फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट कौन से हैं? तो फ्रैंकल की भी ट्रिक है फ्रैंक हो जाना। फ्रैंकल की ट्रिक है फ्रैंक हो जाना। अब फ्रैंक अगर होगा कैटायन एनायन के साथ, तो क्या कैटायन या एनायन दोनों में से कोई एक छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत फ्रैंक है। तो इसमें पार्टिकल क्या है? छोड़ के जाएगा नहीं बाहर, क्योंकि वो फ्रैंक है, वो अंदर ही जगह बना लेगा। तो इट इज द टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के लिए शर्त क्या होनी चाहिए? वही शर्त फ्रैंकल की डिफेक्ट शर्त होगी, द साइज डिफरेंस शुड बी लार्ज बिटवीन कैटायन एंड एनायन। और अगर कैटायन छोटा है, डेफिनेटली कैटायन ही छोटा होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, क्योंकि अगर कैटायन छोटा है, क्योंकि वाइड का पार्टिकल छोटा है, तो हम ये कहेंगे इन दिस डिफेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन शुड बी या विल बी स्मॉल, मतलब छोटा होगा, क्योंकि R अगर घटेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी घटेगा। क्योंकि छोटा पार्टिकल है तो उसको टच करने वाले पार्टिकल, उसको जगह ही नहीं मिलेगी ना टच करने के लिए, अगर पार्टिकल ही छोटा है। तो समझ में आ रहा है? तो उसको टच करने की जगह ही नहीं मिलेगी। और अगर पार्टिकल बड़ा है तो उससे बहुत सारे पार्टिकल टच कर सकते हैं ना, क्योंकि सरफेस ज्यादा मिलेगा, तो टचिंग पॉइंट कम होंगे। तो ये दोनों शर्त हैं। अगला, इसको अगर हम समझे, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जिंक है, ये H2- है,
मतलब जिंक बहुत छोटा होना चाहिए, फिर ये जिंक है, मतलब आप ये समझो कि छोटा पार्टिकल जिंक है +2 और बड़ा पार्टिकल सल्फर आयन है, तो ये सॉलिड बन गया। अब क्या हुआ, ये जो जिंक पार्टिकल है ये उठ के अपनी जगह छोड़ के यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये अभी अंदर ही अंदर बढ़ा है। तो इंटरस्टिशियल साइट क्या है वो तो भर गई है, क्योंकि इस पार्टिकल का साइज छोटा था और एक वैकेंसी आ गई है। तो ये भी काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट है, पर क्योंकि यहाँ पे अलग चीज आई है इंटरस्टिशियल, तो उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अब देखिए इसके दौरान पार्टिकल बाहर नहीं जा रहा है, तो क्या कहेंगे, ड्यूरिंग या इन फ्रैंकल डिफेक्ट, और पार्टिकल बस फ्रैंक हो रहा है, इधर से इधर घूम रहा है। डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि पार्टिकल बाहर नहीं गया, वही की वही घूम रहा है, मास बाहर नहीं गया। लेकिन अगर हम देखें कि इन शॉर्टकी डिफेक्ट या ड्यूरिंग शॉर्टकी डिफेक्ट, डेंसिटी बोलो डिक्रीजेस, क्योंकि पार्टिकल कहां गया है, सॉलिड के बाहर गया है। तो इस तरीके से आपका खत्म होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन, क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं केमिस्ट्री लिखूंगा, पहले मैंने ये लिखा था, ठीक है, उसको भूलना मत, क्या पढ़ रहे हो। तो अब जो अपन स्टार्ट करेंगे वो होगा नॉन स्टोइकियोमेट्री। हाँ भाई, ये थोड़े एग्जांपल लिख लेना फ्रैंकल के, ZNS, ठीक है, AgBr कॉमन है, AgI, AgCl, ठीक है, ये फ्रैंकल के एग्जांपल है। AgBr दोनों में कॉमन है, याद रखना, शॉर्टकी में भी और फ्रैंकल में, ठीक है, नॉन स्टोइकोमेट्री। तो इसमें क्या होगा, द डिफेक्ट in which the stoichiometry of compound will be disturbed, मतलब अगर डिफेक्ट देखा जाएगा तो डिस्टर्ब्ड रहेगी। ओके, सिंपल। ये दो टाइप का है, एक है मेटल एक्सिस और एक है मेटल डेफिशिएंट। मेटल एक्सिस को अपन बोल सकते हैं, तो पहले मेटल डेफिशिएंट करा दे रहा हूं ना, सॉरी, पहले मेटल एक्सिस ही करना, ठीक है। तो मेटल एक्सिस क्या करेगी, अगर देखो मेटल एक्सिस होगी तो कैटायन ज्यादा होगा ना, क्योंकि मेटल कैटायन होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, कैटायन एक्सिस। और लिख के अब मेटल एक्सिस में होता क्या है, होता ही है कि सपोज एक मैंने सॉलिड लिया, ये रियल कहानी है, मतलब एक रियल फिनोमिना है जो कि देखा गया है कि ये अगर ये Cl माइनस है बड़ा वाला, और ये Na प्लस, फिर ये थोड़ा बड़ा Cl, ये Na, ये Cl, ये Na, ये Cl, ये Na और ये Cl, ठीक है। तो क्या होता है, जब NaCl को जलाया जाता है, मतलब इसको थोड़ी देर रख दिया जाता है विद हीट, किसके साथ, Na सॉलिड के साथ, और Na सॉलिड भी खुद जलता है एयर की प्रेजेंस में जल्दी से,
ठीक है। तो जब इसको हम रख देते हैं ना इस तरीके से, मतलब NaCl को Na के साथ, तो क्या होता है कि इसके अंदर का जो क्लोरीन है वो किससे रिएक्ट कर लेता है, बाहर के सोडियम से। तो क्लोरीन जो है वो बाहर चला जाता है। अब अगर क्लोरीन बाहर चला गया और Na अंदर ही है तो नेगेटिव चला गया और मेटल बढ़ जाएंगे। मतलब अगर एक क्लोरीन यहाँ से चला गया तो यहाँ मेटल बढ़ जाएंगे ना। अब तुमको लग रहा होगा सर ये तो कैसे कह सकते हो, अब तो बराबर है। क्योंकि बेटा वो इसलिए बराबर है क्योंकि मैंने 9 लिए थे, अगर मैं 10 लेता तो एक Na और लेता तो यहाँ पर, तो अब बराबर नहीं है। अब Na ज्यादा है अगर एक क्लोरीन चला जाए। तो अगर एक क्लोरीन चला गया है Cl माइनस Na के साथ रिएक्शन करेंगे तो बाहर तो NaCl बनाएगा। अब ये जो NaCl है इसमें किसकी कमी आ जाएगी, इसमें किसकी कमी आ जाएगी, क्लोरीन की कमी आ जाएगी। अब क्लोरीन की कमी कैसे आएगी, हम यहाँ पे लिखेंगे Na5 और Cl4 ही रह जाएगा। ठीक है, वैसे लिखते नहीं है, बस मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं, है ना। तो यहाँ पर किसकी कमी आ गई, क्लोरीन की कमी आ गई, मतलब नॉन मेटल की कमी आ गई। और क्या बढ़ जाएगा उस समय, मेटल बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि इस डिफेक्ट के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। किसका, NaCl का। ये देखा गया कि NaCl का टुकड़ा अगर सोडियम के साथ रख दिया जाए और थोड़ी धूप भी आ रही हो तो क्लोरीन जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाती है, सोडियम के साथ। अब क्या होता है इसके दौरान, इसके दौरान ये होता है कि नया NaCl बाहर की ओर वाइट सी परत बनने लगती है और उसमें जो अंदर वाले, उसको जब वाइट परत को हम हटा देते हैं, NaCl की परत को हटा देते हैं, तो अंदर जो सॉलिड बचता है वो थोड़ा सा येलो हो जाता है, हल्का सा लाइट येलो हो जाता है। वो क्यों होता है, डिफेक्ट के कारण। भाई डिफेक्ट हुआ तो उसको कुछ तो पता चलेगा, हाँ भाई इसमें ये डिफेक्ट आ गया। अब वो येलोपन क्यों आएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम देखा जाएगा। स्पेक्ट्रम तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, तो भाई अगर यहाँ पर क्लोरीन गया है तो वो Cl माइनस तो Na से रिएक्ट नहीं करेगा। Cl माइनस होगा तो वो किससे रिएक्ट करेगा, Na प्लस से रिएक्ट करेगा। तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कहाँ रहता है, अंदर आ जाता है। या फिर यहाँ से ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके निकलता है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। बात वही है, या तो ये अपना दे दे या क्लोरीन अपना छोड़ के जाए। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसकी वजह से क्या होता है, स्पेक्ट्रम बनता है, मतलब एनर्जी आएगी, लाइट आएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने हायर शेल में जाएगा, हायर शेल से वापस आएगा तो अपन को येलो कलर का स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। ठीक है, तो ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है एनाइन के जाने की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं इस इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं एफ सेंटर। तो हम ये कहेंगे मेटल एक्सिस में क्या होता है कि नॉन मेटल जो है वो चला जाता है किसी और से बाहर से रिएक्ट करने के लिए। अगर नॉन मेटल आयन चला गया तो मेटल के आयन बढ़ जाएंगे। लेकिन मैंने पहले ही बोला है क्योंकि चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, तो इसके लिए जो एनायन गया है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि अगर Na बढ़ गए तो कैटायन के कारण पॉजिटिव बढ़ जाएगा सॉलिड में, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, चार्ज न्यूट्रलिटी रहनी चाहिए। ठीक है, अगर चार्ज न्यूट्रलिटी करनी है तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या देखा जाता है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की वजह से जो सॉलिड का कलर होगा, जो डिफेक्टेड सॉलिड होगा, ये जो डिफेक्टेड है NaCl, इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि अगर आप जिंक ऑक्साइड लो और इसको आप हीट करो तो जिंक ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन को बाहर फेंक देता है। मतलब अगर ये 100 है और ये 100 है तो ये अपने ऑक्सीजन को बाहर फेंक देगा, मतलब एक ऑक्सीजन चला जाएगा O2 के रूप में, और क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, इसका कलर भी कैसा होता है, येलो। जिस तरीके से NaCl का कलर होता है इसी तरीके से KCl में भी यही पाया जाता है। कौन सा, मेटल एक्सिस। इसका कलर कैसा होता है, डार्क पिंक।
किसकी वजह से? एफ सेंटर की वजह से। इसमें भी ये क्या है? एफ सेंटर है। जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है वही क्या होता है? एफ सेंटर। तो हम यहां पर एफ सेंटर की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। आफ्टर मेटल एक्सिस डिफेक्ट इन सॉलिड या फिर इन मेटल एक्सिस डिफेक्ट इन सॉलिड ड्यू टू दी चार्ज न्यूट्रलिटी, अगर नीचे ना लिखे तो भी मैं बोल रहा हूं, ड्यू टू दी चार्ज न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट एट दी प्लेस ऑफ anion which is called एफ सेंटर। मतलब मेटल एक्सिस डिफेक्ट में जब एनाइन चला जाता है तो उस एनाइन की जगह पर चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उस इलेक्ट्रॉन को अपन एफ सेंटर कहते हैं। एंड इट इज द रिस्पांसिबल फॉर, लिखते जाना, इट इज द रिस्पांसिबल फॉर कलर इन सॉलिड आफ्टर डिफेक्टेड या फिर आफ्टर डिफेक्ट, मतलब डिफेक्टेड सॉलिड में कलर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये खत्म हुआ आपका मेटल एक्सिस। ठीक है, तो मेटल एक्सिस के 3 एग्जांपल हो गए। NaCl का कलर येलो हो जाता है, जिंक ऑक्साइड का कलर ऑक्सीजन की वजह से जाने की वजह से येलो हो जाता है क्योंकि मेटल बढ़ गए, क्योंकि ऑक्सीजन तोड़ गए, ये तो अंदर ही रहेगा सॉलिड में। बोला अगर ये 100 हो गए तो एक ये चला गया तो ये अभी भी 100 है, पर ये कितने 0.99। तो इसको डिफेक्टेड, जब डिफेक्ट हो जाएगा तो डिफेक्ट होने के बाद हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ZnO 0.99, मतलब ये 1 है और ये 0.99 है। तो डिफेक्टेड सॉलिड का कलर कैसा हो जाएगा? येलो। और इसी तरीके से जिस तरीके से KCl में जैसे NaCl में डिफेक्ट पाया जाता है, इसी तरीके से Na की जगह कौन हो जाएगा? K, और क्लोरीन अपना भी काम करेगा, बाहर के पोटेशियम से रिएक्ट करेगा और कलर कैसा दिखाई देगा बेटा? डार्क पिंक। ओके, अब आता है मेटल डेफिशिएंट, ठीक है, या फिर एनायन एक्सिस। अब एनायन बढ़ जाएगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का, मेटल एक्सिस। इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये किसमें पाया गया? FeO, FeS, AgI। ठीक है, इसमें ज्यादा पाया जाता है। AgI तो वहां याद रखना है। इसमें जैसे मैंने आयरन की सॉलिड ली, ये आयरन Fe, आप ये समझो कि छोटा वाला आयरन है Fe+2 और बड़ा वाला O2-। क्या हुआ कि यहां से एक Fe चला गया, एक Fe+2 बाहर चला गया, क्योंकि मेटल डेफिशिएंट है, मतलब बाहर ऐसी चीज रखी मैंने जिससे रिएक्ट करने के लिए अंदर का Fe बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया? ऑक्सीजन बढ़ गया। अब क्या होगा? चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है। अब चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो छूटेगा नहीं भाई, पॉजिटिव गया तो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो फिर कैसे और ज्यादा नेगेटिव बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक Fe चला गया तो जितना पॉजिटिव गया है उतना पॉजिटिव अंदर आना चाहिए चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो बचे हुए Fe है, जैसे ये एक Fe है जो Fe+2 था, ये Fe+3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला Fe भी किसमें हो जाएगा? Fe+3 में, बाकी सब Fe+2 में रह जाएंगे। अब बच्चा पूछेगा क्यों रह जाएंगे Fe+2 में? भाई अगर 2 चार्ज गया है तो दो ही तो अपनी किस क्या बदलेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेंगे। भाई मेरी बात समझो कि
दो पॉजिटिव गया है तो दो ही अपनी क्या बढ़ाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएंगे। किसके लिए, चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए। अब अगर मेरे को इसका फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखूंगा कि भैया मैंने ये माना कि पहले FeO थे, ये भी 100 और ये भी 100। अब एक ऑक्सीजन चला गया, एक Fe चला गया, तो एक Fe चला जाने के कारण दो Fe क्या करेंगे, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कर लेंगे, कितनी कर लेंगे, +3 कर लेंगे। ठीक है, तो यहां ये कहेंगे Fe 0.99 बचेगा और O कितना बचेगा, 1, या फिर ये 99 और ये 100। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसमें Fe+2 के कितने हैं और Fe+3 के कितने हैं, तो हम ये कहेंगे एक के जाने के कारण दो किस में बदल जाएंगे, Fe+2 से पहले 100% किसके थे, 100 के 100 Fe+2 के। अब एक चला गया तो कितना चार्ज गया, दो चार्ज गए। इस दो पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए बगल वालों को कितना बढ़ाना पड़ेगा, एक एक बढ़ाना पड़ेगा, और Fe+3 से ज्यादा होता नहीं है। तो क्योंकि एक Fe+2 बाहर गया है तो अब टोटल Fe+2 कितने रहेंगे, 99। तो उस 99 में से दो क्या करेंगे, अपनी Fe+3 में बदल जाएंगे। तो दो तो किस में चले गए, Fe+3 में, और 97 किस में रह जाएंगे, Fe+2 में। अब चार्ज टोटल कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन में -2, तो 100 पे कितना होगा, -200। तो यहां पर Fe पर कितना होना चाहिए, +200। तो आप कर लो भले, 97 × 2 और 3 × 2, तो 97 × 2 कितना होगा, 194, और ये कितना होगा, 6। तो टोटल चार्ज अभी भी कितना है, प्लस में 200 है। तो बच्चों समझ में आया, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो वो इस डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। यहाँ मैंने AGI गलती से लिख दिया था, तो वो उनके अंदर, ये डिफेक्ट उनके अंदर पाया जाता है जिसमें मेटल आयन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकते हैं। ये जिंक सल्फाइड में नहीं पाया जा सकता, क्योंकि जिंक सल्फाइड हमेशा +2 में पाया जाता है, तो ये वेरिएबल रख सकता है Fe। Fe अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है तो उसके कारण क्या हुआ कि मैंने ऐसी एक चीज बाहर रखी जिससे Fe अंदर से निकल के बाहर कूद के रिएक्शन करके, तो Fe चला गया +2। चार्ज न्यूट्रल रखना है तो बगल वाले Fe कह रहे हैं यार भाई ऑक्सीजन से भिड़ना है, तो अपने को जितना चार्ज पहले था उतना चार्ज बाद में रखना है। उसको मेंटेन करने के लिए बचे हुए जो दो Fe थे उन्होंने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से कितनी कर ली, 3। इसको मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल से बताया कि भैया एक FeO ले लिया जिसमें 100 Fe थे, 100 ऑक्सीजन थे, 100 में से बाद में एक 0.99 रह गया और ये 1 रह गया, क्योंकि यहाँ क्या है, मेटल डेफिशिएंट, मेटल कम हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूँ इस फॉर्मूले को तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार निकल गया तो बाकी Fe तो इतने ही बचेंगे, चाहे जितने भी 3 में हो या +3 में हो या +2 में होगा, वो तो बाद में देखा जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि +2 के कितने होंगे और +3 के कितने होंगे, तो टोटल कितने थे, 99। एक Fe+2 चला गया, पर एक Fe+2 जाने पर दो किस में बदल जाएंगे, +3 में बदल जाएंगे, तो 2 +3 करेंगे। अब 99 में से बचे कितने, 97, और अभी भी चार्ज कितना होगा, 200, क्योंकि 100 ऑक्सीजन तो अभी भी है ना, ये तो लिखने के लिए, ये 99 ये 100 है, तो 100 ऑक्सीजन अभी भी है। 100 ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट मिली। यहां चार्ज कितना होना चाहिए, 200 प्लस का, क्योंकि 100 ऑक्सीजन कितना देंगे, 200 माइनस, 100 ऑक्सीजन कितना देंगे, 200 माइनस। ठीक है, एक ऑक्सीजन पे -2, यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 200 प्लस। अगर हम सारे Fe+2 लेंगे तो यहाँ पे 198 रह जाएगा, तो एक तो चला गया, तो बगल वालों को +3 में बदलना पड़ेगा। तो कितने +3 के 2, तो चार्ज अगर करेंगे तो ये 6 आएगा, ये 94। अभी भी चार्ज कितना है, प्लस के 200, क्योंकि ऑक्सीजन के 100 की वजह से कितना होना चाहिए, -200। तो -200 से कंपेयर करेंगे, बराबर करेंगे तो +200 आना चाहिए। कैसे हुआ वो, क्योंकि दो Fe किसमें बदल गए, +3 में बदल गए। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, या पहले इसका एक बता देता हूं कि नंबर ऑफ Fe+3 इक्वल टू 2 × वॉइड, क्योंकि जितने Fe जाएंगे उतने वॉइड बनेंगे।
और जितने वॉइड होंगे, ये वॉइड बना, उस पर दुगने क्या बनेंगे, Fe+3। समझ में आया? ऐसे। अब मैंने आपको ऐसे लिख दिया Fe 0.97 ओम। अब आपको बताना है कि Fe+3 के कितने हैं और Fe+2 के कितने हैं। Fe+3 के देखते हैं। अब देखिए टोटल कितने गए, 3 गए, तो 3 वॉइड बनेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 किसके होंगे, Fe+3 के। है कितने, 97, तो बचे हुए कितने, 91, Fe+2 के होंगे। अब पर टोटल 4। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, वो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जब ही समझ में आता है जब हमें सेमीकंडक्टर समझ में आता है। अब सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, या फिर इसमें कुछ एलिमेंट्स, मतलब ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं उन, मतलब सारे एलिमेंट्स नहीं, कार्बन नहीं है उसमें से, कुछ एलिमेंट्स कैसे हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब ये होता है कि ग्रुप 14 में जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम लो टेम्परेचर पर कुछ भी कंडक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, मतलब अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। इसमें से अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। At low temperature they are bad conductor for electricity। तो अभी क्या है, कोई जोर से चिल्ला रहा था तो मैंने पॉज कर दिया था। तो एट लो टेम्परेचर दे आर बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन देयर कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। मतलब कि टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब अपने में से करंट पास कराने की क्षमता, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो हम इनका यूज सिर्फ जब कर सकते हैं एज अ कंडक्टर जब टेम्परेचर ज्यादा हो। लेकिन अगर टेम्परेचर इफ टेम्परेचर इज लो तो हम क्या करें, क्या ये यूजलेस हो जाते हैं यूजफुल से? हाँ, अगर हम कोशिश ना करें कुछ चेंज करने की तो दे आर यूजलेस एट लो टेम्परेचर। तो अगर ये कम टेम्परेचर पर यूजलेस है तो उसको यूजफुल कैसे बनाया जाएगा? तो इनको यूजफुल बनाया जाएगा इनमें डिफेक्ट जनरेट करके। तो हम ये कहेंगे
Semiconductors are the elements of 14th group like silicon and germanium, which are bad conductor at low temperature and good conductor at high temperature. So, for obtaining the good conductivity, good conductance at low temperature, we will generate defect in them, and this defect is called electronic defect, which is responsible for the increasement in conductance. समझ में आया कि भैया कुछ ऐसे मेटल हैं जो आसानी से लो टेम्परेचर पर कंडक्टेंस नहीं रिप्रेजेंट करते, लो टेम्परेचर पर वो यूजलेस है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर वो यूजफुल है। अब ये अगर कंडक्टेंस रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो हमें एक ऐसा सेटअप तैयार करना है कि ये लो टेम्परेचर, हमेशा हम 50, 60, 70, 80 डिग्री लेके तो नहीं चलेंगे ना। अब मैं आपको बता देता हूँ, सेमीकंडक्टर्स जो हैं, आपने कभी भी किसी मदरबोर्ड के सेटअप को खोलेंगे या मोबाइल में या रिमोट में, वो छोटी छोटी सी जो बिल्डिंग्स होती हैं आपने इस टाइप की देखी होगी, ऐसे तार से होंगे, है ना, ऐसी बिल्डिंग्स होंगी, हरी सी प्लेट पे आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसी बिल्डिंग छोटी बड़ी वाइट ब्लू अलग अलग टाइप से, वो सब सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर अगर ना काम करें तो हमारा मोबाइल काम नहीं करेगा, सेमीकंडक्टर के बिना हमारा टीवी काम नहीं करेगा, और सेमीकंडक्टर के बिना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम काम ही नहीं करते विदाउट सेमीकंडक्टर, क्योंकि मोबाइल वगैरह में क्या है, हमको बहुत कम करंट की जरूरत होती है, और वो करंट जो पास होगा वो आसानी से नहीं होगा जिसकी कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी कंडक्टेंस मीडियम है, जिससे लोगों को परेशानी भी ना हो, कोई फर्क भी ना पड़े और काम भी चल जाए। अब अगर हम लोहे की कुछ लगा देंगे उस पर पूरा सेटअप, तो हो सकता है कि आपस में शॉर्ट सर्किट होके ब्लास्ट हो जाए या कुछ और चीज़ हो जाए, तो ऐसा अपन नहीं करेंगे। आपने कई बार चाइनीज़ मोबाइल जो सस्ते वाले आते हैं वो कई फटते हुए देखे होंगे, तो वो इसलिए है क्योंकि वो कई बार मतलब काम चलाऊ प्रोसेस के लिए लोहे या स्टील की बाइंडिंग कर देते हैं, सेमीकंडक्टर यूज नहीं करते। तो सेमीकंडक्टर को यूजफुल बनाना है, लेकिन वो जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो चीजें यूज कर रहे हैं, वो शुरुआत में तो वो लो टेम्परेचर पे रहती है ना, धीरे धीरे चल के हो सकता है डिवाइस गर्म हो जाए, और हम डिवाइस को गर्म नहीं होने देते क्योंकि उसके और साइड इफेक्ट है गर्म होने के, कि भैया गर्म हो जाएगी तो भैया सेमीकंडक्टर काम करने लग जाएंगे, शुरू में भैया लोहा काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमें सेमीकंडक्टर ऐसे मैनेज करने हैं या सेमीकंडक्टर ऐसे सेट करने हैं कि जिससे लो टेम्परेचर पर ही हमारे डिवाइस काम कर सकें आफ्टर यूजिंग दी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम इसमें डिफेक्ट पैदा करते हैं। और ये दो टाइप के डिफेक्ट होंगे, एक टाइप के डिफेक्ट में हमको मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेंगे, और एक बार में हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने क्लियर कर दिया कि सेमीकंडक्टर्स क्या हैं। अब सुनिए, जैसे ये आपको सिलिकॉन दे रखा है, इस सिलिकॉन के चारों ओर, जैसे ये सिलिकॉन है, इसकी 4 वैलेंसी होगी क्योंकि ग्रुप 14 के हर मेंबर की वैलेंसी 4 होती है। इसके चारों ओर और सिलिकॉन होंगे, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। यहां पर और सिलिकॉन इस तरीके से सबकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, मैंने अब इधर 6 बना दिए हैं ये। ठीक है, ये आपस में बॉन्ड बना के इस तरीके से व्यवस्थित है। ठीक है, ये इधर आगे, ये आगे इस तरीके से, जैसे एक और सिलिकॉन में यहां ऐसे बना देता हूं इस तरीके से। ठीक है,
ये एक तरीके से अपना सिलिकॉन हो गया। अब क्या है कि ये जो सिलिकॉन हमारे पास प्राप्त हुआ है, इस सिलिकॉन में ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्डेड है, ठीक है, ओके। तो लूजली बॉन्डेड होने के कारण क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली घूमता है, आगे जाता है। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, ये बाहर वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, मतलब आगे सरवाइव करेगा आगे। तो इसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी जिसे अपन बोलेंगे होल। अब इसको देख के ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह लेगा कि हाँ भाई अब होल है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ कौन जाना चाहेगा, नेगेटिव जाना चाहेगा। जैसे ही इधर पहुंचेगा तो एक होल इधर बन जाएगा, ठीक है। ये होल मैं थोड़ा ग्रीन कलर से बना दे रहा हूं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा दूसरा वाला। अब जैसे ही यहां पर आया है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी किस में आ जाएगा, इस होल में। तो ये होल क्या चलेंगे, इस साइड चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहां चलेंगे, आगे चलेंगे। एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी responsible for कंडक्टेंस। तो ये तो हो गया प्योर सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी का कारण, लेकिन उसके लिए सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आगे मूवमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें टेम्परेचर क्या चाहिए, ज्यादा। लेकिन अब हम ऐसा क्या करें कि बिना टेम्परेचर बढ़ाए ही कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो भैया टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ पाएगा, अपने बॉन्ड को तोड़ के, अपने अट्रैक्शन को तोड़ के आगे बढ़ पाएगा, मतलब घूमेगा सिस्टम के अंदर ही। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस जगह पर इलेक्ट्रॉन की कमी, उसको बोलेंगे अपन होल बन गया, एक पॉजिटिव होल। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव होल। तो इस पॉजिटिव को देख के पीछे वाले एक इलेक्ट्रॉन इधर टपकेंगे। अब पीछे होल लगा, फिर इधर, तो होल इधर चलेगा और इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे। तो ये वही हो गई, करंट का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर। तो उसमें करंट का फ्लो हो सकता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है टेम्परेचर ज्यादा होने पर। लेकिन हमको एक ऐसा सेटअप बनाना है जिससे बिना टेम्परेचर बढ़ाए ही पूरा सेटअप हमको मिल जाए और उसमें हमको कंडक्टिविटी देखने को मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से मैं इसको दोबारा अपना सिलिकॉन पुराना वाला बना रहा हूं। तो कॉपी पेन लेके पहले वाला बना देना कि हाँ भैया ये हो गई सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस, होल होगी। होल आर दी कैविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड फर्दर, वहां से आगे जा चुका है। दिस होल रिप्रेजेंट्स दी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिविटी, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूं वो डेफिनेशन लिखते भी जाना पॉज करके या कैसे भी। तो ये दोबारा मैंने एक बार दोबारा सिलिकॉन बना दिया। तो हमको क्या करना है, ये पूरा सेटअप तो हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है कि लो टेम्परेचर रखना है या नॉर्मल टेम्परेचर रखना है, और इसी नॉर्मल टेम्परेचर पर मुझे कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करनी है। अब मैं क्या करूं, इसी नॉर्मल टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी कैसे रिप्रेजेंट करूं, ये मेरे लिए एक मतलब अब एक दुविधा हो गई कि भैया टेम्परेचर बढ़ा के तो ये इलेक्ट्रॉन भाग जाता था। अब क्या हुआ, मेरे पास दो ग्रुप है। ये वाला जो मेंबर है वो 14th ग्रुप का है, और हमारे पास अगला मेंबर है 15th ग्रुप, और इससे पहले का है 13th ग्रुप। 13th ग्रुप में बेटा, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, और इसमें होता है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम ये रहे।
तो यदि मैंने सिलिकॉन लिया है तो अब मैं इस सिलिकॉन में जबरदस्ती डिफेक्ट पैदा करूंगा, और जबरदस्ती डिफेक्ट पैदा करने को कहेंगे हम डोपिंग। क्या कहेंगे? डोपिंग। अब व्हाट इज द मीन ऑफ डोपिंग? डोपिंग का मतलब यह है कि अगर मैं इस सिलिकॉन के अंदर, इस सिलिकॉन के फॉर्मेशन के दौरान ऐसा कुछ करूं कि एक सिलिकॉन को हटाकर या तो 13th ग्रुप का एक एलिमेंट या 15th ग्रुप का एक एलिमेंट डाल दूं। तो सबसे पहले मैं 13th ग्रुप के एक एलिमेंट को डाल रहा हूं। तो 13th ग्रुप के एक एलिमेंट को डालने का मतलब यह है कि उनके आउटर मोस्ट में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 4 होते हैं और इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। तो एल्यूमिनियम डालने पर यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी दिखेगी। सपोज कि इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, आगे बॉन्डिंग चल रही है, और अभी इधर एक होल बन गया। होल का मतलब बोले तो इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इस होल बनने के कारण वापस से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमेंगे, अगला होल इधर बनेगा इस जगह पर, और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ चुका है। फिर ये फर्दर इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, होल यहां बनेगा। और वैसे ही हम कहेंगे कि बिना टेम्परेचर बढ़ाए एल्यूमिनियम की वजह से क्या बढ़ गया? एल्यूमिनियम की जगह आप गैलियम भी ले सकते हो, बोरोन भी ले सकते हो। इंडियम थैलियम लेते नहीं है, काफी महंगा पड़ता है। तो हम ये कहेंगे सिलिकॉन के साथ अगर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम आ जाएं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, और वहां पर पॉजिटिविटी बढ़ने के कारण एक होल पैदा होगा, और एक बार होल आया तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे और होल पीछे। तो हम ये कहेंगे कि जब भी हम 13th ग्रुप की डोपिंग कराएंगे, किसमें? 14th ग्रुप में डिफेक्ट डलवाएंगे, किसमें? 14th ग्रुप में। तो वहां पर क्या हो जाएगा? एक होल जनरेट होगा, पॉजिटिविटी जनरेट होगी, और इससे कंडक्टिविटी लो टेम्परेचर पर भी रिप्रेजेंट हो जाएगी, और जो सॉलिड बनेगा उसे बोलेंगे अपन पी, क्योंकि पॉजिटिविटी। पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो क्या कहेंगे? इस सेमीकंडक्टर में कौन आएगा? 13th ग्रुप का मेंबर, उसकी डोपिंग होगी। और आपको ये मानना पड़ेगा कि इसके लिए हमको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब ये केस हो गया, इसको बना लेना एक बार एल्यूमिनियम के साथ। अगली बार अगर मैं 15th ग्रुप का डाल दूं, तो जैसे मैं आर्सेनिक डाल दूं, सिर्फ L हटा के AS डाल दूं, तो आर्सेनिक के आउटर मोस्ट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने हैं? 5। तो 4 तो बॉन्डिंग में गए, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इस तरह से फ्री रहेगा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मूव करेगा, और मूव करेगा तो हमें कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाले कौन बनाएंगे? इसने तो क्या बनाया? पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसकी डोपिंग से क्या बना? पी टाइप। पी टाइप बोले तो पॉजिटिविटी, और इससे बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, बोले तो नेगेटिविटी। और इस तरीके से हमने आपको बता दिया कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, और सेमीकंडक्टर के दौरान हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट पैदा करते हैं बाय डोपिंग, और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के कारण कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो हमने पी कंडक्टर बता दिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं उस सब की डेफिनेशन। तो यहां से अपन आगे बढ़ते हैं।